Assalamu alaikum. Today we will discuss the lecture number 3 of the current course in organic chemistry. In this lecture we will discuss the second property of periodic properties of the periodic table, that is ionization energy. तो सबसे पहले अगर हम definition की बात करें, it is the minimum amount of energy that is required to remove an electron from its gaseous atom to form an ion. तो सबसे पहले आयोनाइजेशन के अंदर एटम जोन से होता है वो आयन के अंदर कन्वर्ट होता है। कैसे होता है? जब एटम के वैलेंस शेल में से जो इलेक्ट्रॉन होता है वो रिमूव होता है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम। और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उस एनर्जी को हम नाम देते होते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी का। ठीक है, नीचे एग्जांपल दी हुई है मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में से जब एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इसकी जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जो एनर्जी ऑब्जॉर्व होती है, डैट इज़ प्लस 738 किलो जूल पर मोल। नीचे प्रोडक्ट टेबल के अंदर सारे जोन से कैटाइंस हैं, सारे एलिमेंट्स की जोन सी आयोनाइजेशन एनर्जी दी गई है। इसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे लिथियम की जोन सी है 520.3 है। ठीक है, सोडियम की अभी हमने देखी सोडियम की 496 है किलो जूल। ठीक है, उसके अलावा जैसा कि अभी हमने मैग्नीशियम की दी थी तो वो 738 है अबाउट। इसी तरह से जोन सा बोरोन है उसकी 800 है। ठीक है, तो ये डिफरेंट जोन से हैं एटम्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट की जोन सी आयोनाइजेशन एनर्जी है। इसके अलावा अगर हम फैक्टर्स की बात करें कि कौन कौन से फैक्टर्स आयोनाइजेशन एनर्जी पर डिपेंड करते हैं, सो फर्स्ट वन इज़ द एटॉमिक रेडियस। ठीक है, एटॉमिक रेडियस का आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ इन्वर्स रिलेशन है। इन्वर्स रिलेशन का क्या मतलब है कि जितना ज़्यादा एटॉमिक रेडियस होगा, जितना ज़्यादा एटम का साइज़ होगा, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ज़्यादा वीक होगी। ठीक है, क्योंकि जैसे एटम का जब साइज़ ज़्यादा होगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर से उतने ही दूर होंगे और जितने ज़्यादा दूर होंगे उनको निकालने के लिए उतनी ही कम एनर्जी दरकार होगी। सेकंड इज़ द न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज की बात करें तो इसका डायरेक्ट रिलेशन है। ये न्यूक्लियर चार्ज मींस के जो एटम होंगे इलेक्ट्रॉन्स पे जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी उनको निकालने के लिए उतनी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। सो दैट्स व्हाई इट हैज़ डायरेक्ट रिलेशन। शील्डिंग इफेक्ट की बात करें तो शील्डिंग इफेक्ट के साथ भी इन्वर्स रिलेशन है। किसी भी एटम का शील्डिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा उसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा कम होगी। पेनिट्रेशन इफेक्ट है फोर्थ वन। इसमें हम सबशेल को डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमें पता है 4 सबशेल होते हैं, एस, पी, डी और एफ। एस का जोन सा पेनिट्रेशन इफेक्ट सबसे ज़्यादा है, उसके बाद पी का और उसके बाद डी का और उसके बाद एफ का। ट्रेंड की बात करें पीरियड और ग्रुप में तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो पीरियड में इंक्रीज़ करती है। वजह क्या है? क्योंकि पीरियड के अंदर एक तो एटॉमिक साइज़ जोन सा वो डिक्रीज़ हो रहा है और न्यूक्लियर चार्ज जोन सा वो इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की जो ग्रिप होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। दैट्स व्हाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन एंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ हाई। उसके बाद ग्रुप के अंदर अगर हम ट्रेंड को देखें तो ग्रुप के अंदर बात करें तो एटम का साइज़ जोन सा होता है वो इंक्रीज़ होता है। ठीक है, शेल भी इंक्रीज़ होता है, शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज़ होता है। सो दैट्स व्हाई इट इज़ ईजी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन एंड दैट्स व्हाई द आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ वेरी लो इन केस ऑफ ग्रुप। अब सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की अगर हम बात करें, जब हम किसी भी एटम के वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसे हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। और जब फर्स्ट के बाद जब हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाएंगे ऑलरेडी जो कि आयन होगा तो उसको हम बोलते होता है सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, जब एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उसके बाद हम सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाएंगे आयन के अंदर से तो उसको हम बोलेंगे सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे उसकी इसी तरह से अगर हम थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसे हम थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, और याद रखिएगा सेकंड और थर्ड जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है उनकी वैल्यू हमेशा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा होती है, क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो न्यूक्लियस की ग्रिप रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा हो जाती है। तो दैट्स व्हाई जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। अब मैग्नीशियम के ऊपर हमने फर्स्ट देखी थी 738 थी। सेकंड में अगर आप देखें तो जब ऑलरेडी जो कि मैग्नीशियम आयन है इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल के +2 चार्ज आ जाएगा तो इसकी जो उनसे आयोनाइजेशन एनर्जी डैट इज़ प्लस 1450 किलो जूल पर मोल, 1450 किलो जूल पर मोल। इसी तरह से जब Mg+2 के अंदर से एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाएंगे तो Mg+3 की फॉर्मेशन होगी तो इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी उससे भी ज़्यादा होगी, 7730 किलो जूल पर मोल। अच्छा जी, नीचे ये टेबल दिया हुआ है जिसके अंदर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड और थर्ड दी गई है। ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जीज़ हैं। ठीक है, और ये सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है और ये थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी है। अच्छा, जो उसके बाद अगर हम एक्सेप्शन की बात करें तो इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं।
ठीक है। जैसा कि हमने देखा कि पीरियड के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी जो सी होती है वो इंक्रीज़ होती है, तो जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे पीरियड के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी जो सी उसको इंक्रीज़ होना चाहिए। जैसे लिथियम की 5.32 है, बेरिलियम की 9.32 है। अब जब बोरॉन पे आते हैं तो इसको 9.32 से ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन ये कम है। ये कितनी है? 8.30 है, ठीक है। इसी तरह कार्बन के 11.26 है, ठीक है। नाइट्रोजन की 14 है। अब इसको ऑक्सीजन के केस में 14 से आगे जाना चाहिए था, लेकिन ये 13.62 है। सो डैट्स वाई ये जो सी दो एक्सेप्शंस है, एक बोरॉन फैमिली के अंदर है और एक ऑक्सीजन फैमिली के अंदर है। वजह क्या है? सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? तो याद रखिएगा कुछ स्टेट्स ऐसी होती हैं जो कि ज़्यादा स्टेबल होती हैं। मींस कि जब शेल के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो तब भी वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, एम्प्टी हो या वो हाफ फिल्ड हो या वो फुली फिल्ड हो। तो ये ऐसे केसेस हैं जब एटम्स के अंदर जोन से होती है वो स्टेबिलिटी आ जाती है नॉर्मल कंडीशन से हट के, ठीक है। तो डैट्स वाई यहाँ पे जोन सी दो एक्सेप्शंस होती हैं बोरॉन और ऑक्सीजन के केस में। They are more stable state because at this state no reaction takes place because all the three orbitals have same, there is no any charge difference in them, electrophile and nucleophile. P4 and P1 easily lose electrons, so to be stable P0 P3 so that ionization energy is small. तो इसमें वो बता रहा है कि सारे ऑर्बिटल के अंदर जोन सी है सारी कंडीशन ऑर्बिटल बता रहा है सारे ऑर्बिटल्स के अंदर कंडीशन जोन सी है वो सेम है। जैसे फर्स्ट ऑर्बिटल को अगर हम देखें तो सारे के सारे हेल्दी हैं, तो ये भी सेम है। सेकंड के अंदर देखें तो तीन ऑर्बिटल हैं पी के अंदर, तीनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें भी चार्ज डिफरेंस नहीं है। और अगर हम तीसरे में के अंदर देखें तो सारों के अंदर दो दो इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी जोन सी एक्स्ट्रा स्टेबल स्टेट है। सो डैट्स वाई इन कंडीशन में रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। तो ये जोन सी कंडीशंस होती हैं ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्ट टेबल के अंदर एक्सेप्शंस पाई जाती हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।